इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बण भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों नु क्या कर कि बदलाव जीवन का आधार है और समय के अनुसार भाई सब कुछ बदल जाता है और हमारे जो जीवन का जो ढंग है, हमारे जीने का है, हमारे रहन का है और तो और हमारी जो कृषि का है उसका भी भाई बिल्कुल बदलाव आ रहा है, उसके अंदर ढंग हो रहा है। जड़ा हम पहले गेहूँ की या फिर जीरी की जो खेती हम करते थे, आज हम खेती से ऐसी उसका फ़ायदा ले रहे हैं कि भाई जो कम लागत पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मुनाफा हम ना देवे, चाहे वो खेती फूलों की हो या खुम्बी की हो या जो दूसरी खेती क्यों ना हो, उसमें आज हमारा जो ढंग है वो बिल्कुल बदल गया है। और किसान वाणी कार्यक्रम भी भाइयों हम हर चीज़ लेकर आते हैं जो आपके अंदर एक बदलाव बढ़िया लावा है और खेती को एक बढ़िया तरीके से उसको आगे बढ़ावा। तो आज कार्यक्रम किसान वाणी में हम जो चर्चा लेकर आए हैं, एक तो हम बात करेंगे जलीय खेती, क्योंकि साथियों देखो जो जल से जो खेती है उस तक किस प्रकार से मुनाफा लेना है वह ज़रूर बात करेंगे। और साथ के साथ जो आज की नसीहत में हम बात करेंगे पशुओं में टीकाकरण के महत्व के बारे में। और भाइयों कुछ मनोरंजन भी है और मौसम और कल के कार्यक्रम की भी जानकारी लोगे। और पहले जो शुरुआत आज हम आज की नसीहत में कर लेते हैं, पशुओं में टीकाकरण का महत्व। भाइयों और बहनों, जो टीकाकरण की जड़े तक बात है साथियों, देखो हमने भी टीकाकरण का अभियान हम भी चला रहे हैं और जो वैक्सीन है वो हमने भी लगवा ली। ये जो 12 वर्ष से जो ऊपर के जो हमारे बच्चे हैं उनको भी लग रही है और बूस्टर डोज भी हम लगवा रहे। तो साथियों सरकार हमारे लिए बहुत कुछ सोचती है, तो हमने भी उस बात को अच्छी तरह सोचकर उसकी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। तो अब बात हम कर रहे पशुओं में टीकाकरण की। देखिए जो डांगर ढोर हमारे जो वो तो बोल तो सकती नहीं, लेकिन हमने उन चीज़ों को समझना पड़ेगा जिस तरह वो बीमारियों तब बचें। और जब भारत की हम बात करें तो इसमें गांव के विकास में जो पशुपालन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। और पशुपालन के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो नए है अनुसंधान जो खोज इसमें रिसर्च हो रही है, जिसके संतोषजनक परिणाम भी हमने मिल रहा है। और सरकारी की बात करें या फिर गैर सरकारी जो संस्थाएं है वो निरंतर प्रयास करती रहा है कि भाई और बढ़िया हुआ। लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा जो पशुपालक है वो थोड़ी सी अज्ञानता या जो पुरानी सोच का ले जिसने हम रूढ़िवादी भी कह देते हैं, उस कारण पशु की जो जीवन रक्षा तय हम जो अति बहुत ज़रूरी से वो टीकाकरण का कार्यक्रम हम पूर्ण रूप से नहीं अपना रहे, जबकि जो पशुओं में टाइम पर टीकाकरण कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि पशुओं को पालना। देखियो भाइयों, हरी बीमारी तय अगर जो हम उसका अच्छी तरह ध्यान रखें तो साथियों हरी बीमारी कोई सी नहीं लगेगी। और पशुओं मैं बात करें तो देखो घी दूध जब आवेगा जब हमारे जो पशु वो तंदुरुस्त होंगे और बढ़िया उनकी नस्ल नो चल लगी और उसका हम देख रेख रखेंगे। तो पशुओं के अनेक ऐसे रोग से जिनकी रोकथाम केवल भाई टीके तक ही संभव है। टीका लगेगा तो वह बीमारी कती जड़ तक मिटेगी। तो इसे ही रोगों के फैल जाने या पशु के रोग जो ग्रस्त होने के उपरांत जो इलाज द्वारा जो पशुओं को बचाना संभव नहीं होता भाइयों।
और पशुओं के कुछ जो प्रमुख रोग की अगर जो हम बात करें, जिस तरह एक तो लंगड़ी रोग कह दिया करें, जिसने हम बीकू भी कह दिया करें, इसी तरह जो मुंह का है वो खुर रोग है और गलघोटू है। इसी बीमारी से जो बचाव केवल टीके से ही इसका संभव है। इसलिए हम ना पशुपालकों को ये जरूर जानकारी होना चाहिए कि वर्ष भर के दौरान किसी भी टाइम और किसी भी रोग का टीका पशुओं को लगवाना चाहिए, ताकि सही टाइम पर पशु चिकित्सक की मदद से हम पशुओं का जो टीकाकरण करवा सकें और पशुओं को जो घातक रोग से उससे हम बचा सकें। इसलिए हमको भाई कई बार देखा भी है कि कुछ पशुपालक यो समझे कि टीकाकरण द्वारा पशुओं में दूध उत्पादन कम हो जाए या फिर उनकी जो गर्भ धारण क्षमता है वह कम हो जाती है। ऐसा भाई कतई भी नहीं है, क्योंकि टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करे है कि जो टीका भाई वो सही लगा है और उसका रख रखाव भी अच्छा से है और टीका लगवाने का जो ठीक टाइम भी वो महत्व इसमें रखा है। और कई प्रगतिशील किसान बहन भाई है जो पशुपालक हमारे भाई है, वो तो भाइयों एक न्यारा कार्ड सा बनाया कर है। जिस तरह जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एक टीकाकरण का जो एक कार्ड बनता है, इसी प्रकार से हमारे जो पशुपालक भाई है अपने पशुओं का एक कार्ड सा बना देते, एक रजिस्टर बनाते हैं और उसमें भाई टीके वाइज जो सारी बात लिखा है, दवाइयाँ का भी लिखा है भाई यह दवाई इस तरह दी है, यो टीका हमने टाइम पर लगवाया है। इस प्रकार से जब हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर भाइयों उसका फ़ायदा तो ज़रूर होगा। और टीकाकरण के हिसाब के जो हम बात करें तो साथियों इसमें एक गलघोटू जिस तरह हमने बताया जो यो एलम वैक्सीन है जो टीके का नाम से और मात्रा 5 मिलीलीटर और चमड़ी के जो नीचे लगा है और मई जून और अक्टूबर में इसका लगता है। और भाइयों जो टीका हम ये जो जितने भी ज़िले के अंदर पशुपालन है विभाग है और जो अस्पताल है उनके उसमें हम लगवा सके हैं। इसी तरह भाइयों गलघोटू रोग तक हम बचा सके। इसने एक तेलीय वैक्सीन है जो 3 मिलीलीटर जो मास में गहरा लग गया है और ये भाइयों यो जो टीका से मई जून में लग गया है। और इसी तरह एक मुंह खुर रोग से यो एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड जेल से और इसमें भाइयों यो जो मई जून और अक्टूबर और नवंबर में यो मुंह के खुर का रोग लग गया है, यो भी हमने ध्यान रखना चाहिए। और भाई गलघोटू का हमने बताया मई जून में और अक्टूबर में। और संक्रमण की बात करें या फिर गर्भाधान की बात हम यदि करें, इसमें ब्रुसो है मिस है, ये 4 से 6 महीने की जो बछड़ियों में एक बार लग गया है। और इसमें भाई जो टीके की हम बात कर रहे थे बी ओब्रोटेक्स S19 जो ये ब्रुसलो वैक्सीन है। और इसी तरह हम भेड़ और बकरियों में बचाव के टीके की बात करें, जो भाई हमारे पशुपालक भेड़ और बकरियां का व्यापार कर रही है, न पाल रही है, तो भाई जो माता रोग से यो भेड़ में भाई माता रोग का टीका है 1 मिलीलीटर जो चमड़ी के नीचे लगता है। और माता रोग से यो भाई जो टीका है हमने यो अक्टूबर के अंदर लगवाना चाहिए। और इसी तरह जो कि फड़किया है यो भी एक रोग से भाई इसमें ET वैक्सीन है और यो जो फड़किया रोग के लिए भाई हमने इसमें फरवरी मार्च के अंदर इसमें लगवाना चाहिए। इसी तरह PP की बात कर रहे थे, PPR का जो टीका है इसमें भाइयों मई और जून में हमने लगवाना चाहिए। और इसी तरह जो पशुपालक भाइयों सुअरों का जो व्यापार कर रहे हैं उनके बचाव के लिए भाई एक तो शुक्र रोग से इसका और शुक्र रोग का जो बुखार से इसके लिए हमने भाई जो टीका है यो अप्रैल और मई के महीने में इसमें लगवाना चाहिए। इसी तरह भाई पशु चिकित्सक है वो जो पशु अस्पताल है उनसे अब खुद जाकर उनसे जानकारी ले सके, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है और सरकार द्वारा सारी चीज़ फ्री में टीके लगे हैं। तो इसका यदि हम ध्यान रखें कार्ड से बना लेवे तो भाइयों उसके अंदर सोने पशु आ गए हैं, सारी जानकारी रहेगी, कोई भूल चूक नहीं लगेगी। और उसके अंदर अगर जो हमने लिख लिया तो भाइयों वो बहुत बढ़िया रहेगा। और आजकल तो भाइयों जो हमारे बच्चे हैं वो भी बहुत समझदार है। भाई कोई पशुपालक भाई जो अनपढ़ है, जो कम पढ़ा लिखा है, वो अपने बच्चों से भाई उसमें डायरी में बढ़िया तरीका लिखवा सके, कार्ड पर लिखवा सके, ताकि वो सारी चीज़ रखे। और साथ के साथ हमारे जो पशुपालक भाइयों देखो एक अनुभव भी बड़ी चीज़ है, सारी जानकारी हो जाती है, नुबेरा चल जाओ भाई इसमें के बीमारी से यो टीका कद के लगना है। तो
ज्ञान के साथ साथ भाई उसको हमने अप्लाई भी करना चाहिए, हमने अपने जीवन में आधारना चाहिए, जब भी हम अपने लक्ष्य तक इसमें पहुँच सकें। तो साथियों, यह बात हमने करी पशुओं में टीकाकरण के महत्व के बारे में बात करी थी, और इब बहनों और भाइयों का मनोरंजन करवाते थे भाई राजेंद्र करके की आवाज़ में है, और कवि मेर सिंह के उससे हमने यह रागनी लिए। तो सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। हेरा नींद भी ना आई हो परदेसी तेरी याद में, और सेज ना सुवाती हो परदेसी तेरी याद में, नींद भी ना आई हो परदेसी तेरी याद में, किसते बोलूं है और बतलाऊं, मेरा नहीं ननद और सासू, नहीं ननद और सासू, अरे इसे फिक्र में है मारी होगी मेरी दुखन लागी पासू, दुखन लागी पासू, मत आंसू तमू दो सू, की डाल पिया कदे ये करण लग जा चलाकी, करण लग जा चलाकी, येरा आदि साड़ी ही काट बगा दी या राजा की नालाकी, राजा की नालाकी, मत सुखी चखी जो सो सुखी चखी परदेसी तेरी याद में, जना सोहाती हो परदेसी तेरी याद में, और नींद भी आती हो परदेसी तेरी याद में, जना सोहाती हो परदेसी तेरी याद में। देखे जब ते आई, आज जब ते आई मैं इस घर में न करके देखी ऊद हो, करके देखी ऊद हो, और मेरे गापड़ के चर लेने में तेरे जेरे की धूप हो, तेरे जेरे की धूप हो, देखे दूध सा देखे फौजी तेरी याद में, नींद
खेमेर सिंह के है नई नवेली की कच्ची गोब टूट गई, कच्ची गोब टूट गई। ये रा क्यों करे जाऊं स्कूल में मेरी ये तकती बस्ता उठ गई, तकती बस्ता उठ गई। या न छूट गई पढ़ाई हो, छूट गई पढ़ाई हो, परदेसी तेरी याद में चेतना सुहाती हो, परदेसी तेरी याद में वो पिया पिया रटते रटते हो गई रे मवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे समरिया। पिया पिया रटते रटते हो गई रे मवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे समरिया। ये तो सुना राजेंद्र करकिया और साथियों की आवाज़ में नींद भी ना आई। और कवि मेहर सिंह जो बरुणा सोनीपत के निवासी थे, बहुत अच्छे एक लेखक रहे हैं और कविताएं उन्होंने लिखी है और जो रागणियाँ हैं उनके अंदर अपना भावनाएं उसमें व्यक्त की है। और अब थोड़ी सी भावनाएं हम भी व्यक्त कर देते हैं भाइयों, थोड़ा मौसम के बारे में आज जानकारी ले लेते हैं। और आज का जो अधिकतम तापमान है रिकॉर्ड किया गया अधिकतम, इसमें हम जो बात करें तो इसमें आज जो बात करें मौसम की बात कर रहे हैं हम। और मौसम भाइयों देखो बारिश का हो रहा है और अधिकतम 28 और न्यूनतम 24। और इसी तरह जो कल की बात करें तो अधिकतम 31 और जो न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जड़े तक बारिश की बात करें तो भाइयों बारिश तो तकरीबन सारे का बादल छा रही है और 60% इसमें संभावना, यानी कि बरामजी भाई बिल्कुल बरसेगा, एक आधी जगह बूंदाबांदी भी होगी। और अब बात हम कर लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के बारे में। साथियों कल है इतवार और एतवार न हम कार्यक्रम रविवार को लेकर आते हैं, कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारेगी, तो ज़रूर सुनिए। और 1 घंटे का कार्यक्रम आपके सारी मनपसंद के गीत आओगे जो आपने चिट्ठी में लिखी है। और इसी तरह जो सोमवार की हम बात करें तो अगले दिन जो हम बात चर्चा लेकर आए हैं कार्यक्रम किसान वाणी के अंदर पशुओं का संक्रामक रोगों से बचाव। और जो दूसरी चर्चा की विषय की बात करें तो किसान मंत्रालय के द्वारा किसानों के लिए जारी योजनाएं। तो भाइयों बहुत ज़्यादा योजनाएं हैं और ये महत्वपूर्ण विषय, आप दोनों दिन ये ज़रूर कार्यक्रम सुनिए। और अब बात हम कर लेते हैं एक और किसान हितों के लिए। और किसानों के हित के लिए भाइयों जो मौजूदा सरकार है वो बहुत बढ़िया निर्णय ले रही है। और खरीफ विपणन बोर्ड जो वर्ष है 2022 से 23 तक KMS को जिसको हम बोल देते हैं उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित हो चुका है। और इसके अंदर यदि हम बात करें जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने भाई मंजूरी दे रखी है। और MSP की हम बात इसमें कर लेते हैं। और 2022-23 की हम बात करें और जो फसल है जो धान की बात करें इसमें 2040 रुपये MSP है। और जिसमें भाइयों MSP में वृद्धि है जो 100 है। और इसी तरह जो धान ग्रेड A की बात करें तो 2060 और इसमें MSP 100 रुपये। और जवार हाइब्रिड की यदि बात करें 2970 रुपये, 232 रुपये MSP। और जवार जो मालडंडी की बात करें तो 2990 रुपये MSP 232। इसी तरह जो बाजरा की बात करें तो 2350 रुपये है MSP इस पर 100 रुपये। और रागी की बात करें तो 3578 रुपये है जो MSP 201 रुपये। इसी तरह जो मक्के की हम बात करें तो इसमें 1962 रुपये है जो MSP 92। और तूर यानी अरहर की बात करें तो 66,600 रुपये और MSP 300 रुपये। और मूंग की बात करें तो 7,755 रुपये MSP इसमें 480 रुपये। उड़द की बात करें तो 6,600 और MSP इसमें 300। इसी तरह मूंगफली पर 5,850 रुपये है MSP 300। और सूरजमुखी बीज है 6,400 रुपये MSP 385। और सोयाबीन यानी जो पीला है इसमें 4,300 रुपये MSP इस पर 350। इसी तरह जो तिल की बात करें तो 7,830 रुपये है इसमें और MSP भाई 500
23 रुपये की इसमें वृद्धि है। और इसी तरह राम तिल की बात करें तो 7,287 रुपये MSP जो वृद्धि है 357 रुपये। और कपास मध्यम रेशा की बात करें तो 6,080 रुपये MSP 354। और कपास यानी लंबा रेशे वाली की बात करें तो 6,380 रुपये है। और MSP में वृद्धि की जो शुद्ध की बात करें तो इसमें है 355 रुपये। साथियों, ये सारी जानकारी हमने आपको बताई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। और अब दूसरा विषय हम जो लेकर आ रही है उसकी हम बात कर लेते हैं साथियों, जलीय खेती। देखो साथियों, जो जलीय खेती है यह भाई जिस तरह नाम तो भी रहा भाई, जो जल के अंदर जो हम खेती करते उसी के लिए है। और पानी की अच्छी आपूर्ति मात्रा और गुणवत्ता दोनों में प्राप्त होनी चाहिए। और इसकी जो जलीय खेती की हम इसमें कर रहे हैं। और जलीय कृषि प्रणाली में ये जो पानी का पुनर्चक्र कृषक जगत है इसके अंदर होता है। और जलीय खेती की यदि हम जिस प्रकार से बात कर रहे हैं इसके अंदर भाइयों पूरा लाभ है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लाभ इसमें ले रहे हैं। और इसके अंदर जो एक्वाकल्चर भूमि पर निर्मित तटीय और जलीय कृषि पूरी तरह से कृत्रिम सुविधाओं में आयोजित कर सका है। जिस तरह भाई मछली टैंक का तालाब है, एक्वापोनिक्स या RSV के मामले हैं। जहाँ तक रहने की स्थिति, पानी की गुणवत्ता यानी कि ऑक्सीजन, फीड, तापमान जिसे मानव नियंत्रण पर निर्भर इसमें करा है। और वैकल्पिक रूप से उन पानी के एक शरीर यानी तटीय जलीय कृषि के नज़दीक अच्छी तरह इसमें आश्रय उतले पानी में आयोजित हम इसमें करते हैं। और जड़े तक खेती की बात इसमें हम करते हैं, प्रजातियों को अपेक्षाकृत अधिक प्राकृतिक वातावरण के अधीन हम इसमें कर रहे हैं। और खुले पानी के जो बाढ़ है संलग्न वर्गों को इसके किनारे में अपतटीय जलीय कृषि से दूर, जहाँ प्रजातियों को या फिर पिंजरों में रैंक या फिर बैग में सुसंस्कृत हम इसमें कर सकें। और पानी की धाराओं जिस तरह महाभारत सागर हो उसमें डैल लंबवत प्रवासन और पोषण चक्र से जिसे अधिक विधिक प्रवृत्ति परिस्थिति में हम अवगत कराते हैं। और भाइयों, जो जलीय खेती जब हम जिस तरह मछली पालन हम कर लेते हैं भाई, वो देखो जलीय खेती का भी अंग है। और खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भाई जलीय कृषि का अर्थ है जो मछली, मोलस्क, क्रस्टेशियन और जलीय पौधों सहित जलीय जीवों की खेती से है। और खेती का जो तात्पर्य है उत्पादन बढ़ाने के लिए पालन प्रक्रिया में किसी प्रकार के हस्तक्षेप से है, जैसे कि नियमित स्टॉकिंग, खिलाना, शिकारियों से सुरक्षा, इस प्रकार के। और खेती का तात्पर्य खेती के स्टॉक के व्यक्तिगत या फिर कॉरपोरेट संभावित से भी है। और जब इसमें 2019 की यदि हम बात करें तो वैश्विक जलीय कृषि संचालन से रिपोर्ट की बात करें तो 120 मिलियन टन अधिक था, जिसका मूल्य 274 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और भाइयों, इसी तरह जो जलीय हम जो खेती की बात करते हैं दिनादिन बढ़ती जा रही है। और विशेष प्रकार से जो जलीय मछली है वो कृषि में मछली पालन हो, झींगा खेती हो, सीप की खेती हो, समुद्र की खेती हो, मछली पालन हो, शैवाल कृषि जिस तरह समुद्र शैवाल खेती है, और सजावटी मछली की खेती भी इसके अंदर शामिल है। और आजकल तो देखो महानगरों में हम देखा है भाई, एक उसमें बार में इसमें मछली होते हैं एक टपसे में और शीशे में हमने देखा भी है। तो जलीय खेती का ही ये अंग है। और विशेष तरीकों से एक्वापोनिक्स और एकीकृत बहुपोषी जलीय कृषि शामिल है, जिनमें से दोनों मछली पालन और जलीय पौधों की खेती का एकीकृत करते हैं। इसी प्रकार से भाई आजकल सजावटी के लिए कुछ फूल पत्ती भी होती है, वो जलीय खेती का ही रूप है जो हमारी सजावट में आगे बढ़ाते हैं। और इसी तरह जलीय कृषि के रूपों को पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिस तरह पोषक तत्व प्रदूषण के माध्यम से या जंगली आबादी में रोग हस्तांतरण। तो साथियों, जो जलीय खेती ज़रूर आगे बढ़ रही है, लेकिन बशर्ते हमने ये भी ध्यान रखना चाहिए हम कहीं भी जाओ, चाहे समुद्र के नहा जाओ भाइयों, गंदगी हमने फैलाने नहीं चाहिए। कई बार प्लास्टिक की चीज़ें या खाने पीने की चीज़ें हैं वो हम समुद्र किनारे ऐसे छोड़ देते हैं, उस तरह हमने बचाव करना चाहिए। क्योंकि देखिए पानी जो है जलीय जो खेती है साथियों जब भी प्रभावित रहेगी जब उसके अंदर प्रदूषण नहीं होगा। तो साथ के साथ यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो साथियों पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। और जो जलीय खेती के जिस प्रकार से हमने रूप बताए हैं उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लाभ ले सके हैं और एक आय का बहुत बढ़िया इसमें साधन है। तो साथियों, ये जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देवा तो इस चीज़ में हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मुनाफा हम ले सकें।
और जलीय खेती की यदि हम बात करें तो देखो इसके ज्ञान के लिए हम आजकल तो इंटरनेट की भी सुविधा है, उस पर भी हम ले सके हैं। और सारे की सारे जो मत्स्य पालन की यदि हम जिस प्रकार से बात करें, ये अलग से है। मछली जो जलीय पर्यावरण पर आश्रित जलचर जीव है और जलीय पर्यावरण को संतुलित रखने में भी इसकी भाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है होती है। और जो यो कथन अपने हम अगर जो बात करें तो इसके अंदर हमने ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे प्राकृतिक झीलें हो, तालाब हो, मानव निर्मित बड़े मध्य आकार के जलाशय हो, सभी के पर्यावरण का भाई जो जिम्मेवारी है वो तो हमारी ही इसमें बना से। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। साथियों, आज जो हमने दोनों विषय बहुत बढ़िया लिए, जलीय खेती के भी और जो पशुओं में टीकाकरण के महत्व की भी बात करें। उम्मीद करते भाई दोनों विषय को आप गंभीरता से लेकर इसमें और अच्छा काम करेंगे और भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाओ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो भाइयों से लेते इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।